शुरू करते हैं आज का सवाल। हरियाणा में 20 सीटों पर हुई गड़बड़ी, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, क्या दोबारा होगी वोटिंग? देखिए, वोटिंग नहीं, वीवीपैट पर्ची काउंटिंग की मांग अब हो रही है जगदीश जी। क्योंकि आप इस तरफ देखिए कि जब मशीन में हेरा फेरी हुई है तो काउंटिंग की बात आती है। अगर दोबारा इलेक्शन के बाद तब होता है जब वहां पे कोई और समस्या होती है। यहाँ ईवीएम बदली गई है और यह कह रहे हैं ईवीएम नहीं बदली गई है, और बैटरी 90% 99% पाई गई है। यह बैटरी ही बता रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम को बदला गया है। अगर ईवीएम को नहीं बदला गया होता तो बैटरी 60%, 55%, 40% पे आती, क्योंकि दिन भर जो ईवीएम यूज हो रहा है उसकी बैटरी तो डिस्चार्ज होगी ही ना जब बैटरी सुबह चलती है। तो अब ईवीएम बदल गई है तो वीवीपैट पर्ची को काउंटिंग हो और उस वोट से मिलान हो, वह करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। और उसी वक्त जब यह गड़बड़ी हुई थी तभी जब यह कहा जा रहा था जगदीश जी कि काउंटिंग को रोक दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की गई, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने कैसे काउंटिंग कराई? नहीं कराना चाहिए था। इस चीज का जवाब कि 99% 90% बैटरी डिस्चार्ज है जी, और उस पर भी काउंटिंग करा रहा है प्रत्याशी के आपत्ति के बाद भी, जबकि फॉर्म 17C में लिखा हुआ है कि कितना % बैटरी है। तो फिर यह मतलब गलत तरीके से यह मंशा थी रिटर्निंग ऑफिसर को, वह मिली भगत थी, चुनाव आयोग का आदेश रहा होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और यह काम हो रहा है, सबकी निगरानी में यह काम हुआ, तभी यह काउंटिंग की गई। लेकिन जिस ईवीएम में 90% से 99% बैटरी पाई गई, उन सभी ईवीएम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 65 से 70% वोट प्रतिशत था। यह शक के दायरे में ले आता है, क्योंकि जिस तरह देश के अंदर एक आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग नहीं आए और प्रधानमंत्री को पहले ही हरियाणा छोड़ करके भागना पड़ा। सवाल ये आता है सर कि जिन बैटरियों में 90% बैटरी पाई गई है, क्या उनकी उनमें उन मशीनों की जब गिनती हुई थी तो उसमें क्या बीजेपी के ही वोट निकले? हाँ, 70% तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के वोट निकले हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और यह नहीं कि कांग्रेस परिणाम आने के बाद आरोप लगा रही है, उसी वक्त काउंटिंग के समय ही पुलिंग क्या नाम है कि जहां काउंटिंग सेंटर था वहां पे क्या नाम कि रोकने का प्रयास किया गया कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर नहीं माना और कराया। वहां की वीडियो फुटेज भी देश के सामने आ गए, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है। और क्या नाम है कि इस पर उस वक्त चुनाव आयोग बोला कि मैं संज्ञान ले रहा हूं, और फिर जब तक वह बाहर मीडिया से मिले आए तब तक वह काउंटिंग चालू हो गया। तो यह धांधलीबाजी हुई है इसमें, और यह धांधलीबाजी भारी मात्रा में हुई है, 20 सीटों पर हुई है। कांग्रेस ने यह कहा है कि हमारे पास 20 सीटों के सबूत है, और कुछ सीटों के सबूत कल पेश किए गए हैं चुनाव आयोग के पास, और अब और भी बाकी के सबूत वो लेकर के कांग्रेस की इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। लेकिन एक खबर और आ रही है जगदीश जी, नीतीश कुमार पर कुछ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने का, यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए अब मुश्किलें पैदा होने वाली है। राहुल गांधी ने अभी, हमारे देखिए एक कार्यकर्ता है इरफान खान है, वो लिख रहे नीतीश पीएम बनेंगे अब, नीतीश को पीएम बनाने के। नीतीश के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वह पीएम बने, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह कुर्सी का लालच करते हैं, और जिस तरह नीतीश कुमार इस देश के बहुत बड़े गुनाहगार हैं, और चंद्रबाबू नायडू, अगर आज यह परिस्थितियां हैं इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर उन लोगों ने 4 जून को अगर मोदी को समर्थन नहीं दिया होता तो आज यह देश इस हालात में न होता, कुछ परिस्थितियां सही होती। नीतीश कुमार बने पीएम
किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नीतीश कुमार पीएम बनने के लायक है क्या? उनके पास सीटें हैं क्या? 12 सीट लेकर के आप पीएम बनेंगे या 40 सीट लेकर के आप बिहार के सीएम बनेंगे? और बाकी जो सीटें लेकर के आपसे डबल सीट लेकर के आ रही है जनता, वो क्या करेगी? और जनता भरोसा किसी और के ऊपर जता रही है और सीएम की कुर्सी पे आप है। जैसे मोदी पीएम की कुर्सी उन्हें चाहिए, वैसे नीतीश को भी सीएम की कुर्सी चाहिए। यह चीजें हैं, लेकिन फिर भी देखिए, बगैर कांग्रेस के समर्थन का, कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, देश की जनता ने भरोसा जताया है। आज देश के मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार नहीं चल रहे हैं, आज देश के मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव नहीं चल रहे हैं, आज देश के मुद्दों को अखिलेश यादव लेकर नहीं चल रहे, राहुल गांधी चल रहे हैं। बुरा भला किसे कहा जा रहा है? राहुल गांधी को। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एससी हो, दलित हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, सभी के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी। मायावती कहाँ बैठी हुई है? मायावती क्यों नहीं संविधान को लेकर के या जाति जनगणना को लेकर के आंदोलन कर रही है? करे, कहीं नजर नहीं आती। वह सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए नजर आती है, बाकी फिर घर में ढुक जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाती है तो बाहर निकल आती है, उनका कार्य। लेकिन राहुल गांधी क्यों आरोपी कहा जाता है, क्यों आतंकवादी, क्यों उनको देशद्रोही कहा जा रहा है? क्योंकि वह दलितों के मुद्दों को उठा करके लेकर के चल रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो और आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचे। लेकिन संस्थाएं नहीं रहेंगी तो आरक्षण मिलेगा कहां से? आरक्षण के तहत जो रोजगार मिलेगा, जगदीश जी, वह आरक्षण कैसे मिलेगा? जब रोजगार कैसे मिलेगा? जब वह संस्थाएं नहीं रहेंगी। तो इस देश में संस्थाओं को अडानी और अंबानी को बेचने का कार्य हुआ। रेलवे को बेचा गया, क्या नाम, एयरपोर्ट को बेचा गया, बंदरगाह को बेचा गया, 50 तरह की संस्थाएं बेची गई। एक एक नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यह बेची गई। इसके बावजूद क्या नाम है कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे, वही मैं नीतीश कुमार को इसलिए भी मानता हूं कि वही सूत्रधार है इंडिया गठबंधन के। लेकिन जब इंडिया गठबंधन मजबूत होने लगा तो उन्होंने कमजोर क्यों किया? उनके जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के निकला। और आज अगर नरेंद्र मोदी 240 पर है तो इंडिया गठबंधन की देन है। वह नीतीश कुमार ने भरपूर प्रयास किया उनको जिताने का, लेकिन जनता ने उस मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। और उसके बावजूद नीतीश कुमार समर्थन दे बैठे। यह कहा जा रहा था कि नीतीश, अगर सीटें कम आई, 10-15 सीटें नीतीश कुमार की आई और उसके लिए नरेंद्र मोदी वह मिलेगा तभी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार समर्थन नहीं देंगे। तब इन्होंने दिया। चंद्रबाबू नायडू को 6 महीने तक जेल में रखे थे चुनाव से पहले, नरेंद्र मोदी, सीबीआई गिरफ्तार की थी, और वही चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे बैठे। तो यह सारी परिस्थितियां जो है ना, बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है जगदीश जी। और इस वक्त राहुल गांधी जो हमलावर हो गए और एक्टिव हो गए ना, यह कहें कि आज तक राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के कभी कोई बात नहीं कहे थे, कोई उनका वैसा बयान नहीं आता था। चूंकि एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक संस्था के ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन जब सबूत मिला और बारीकियों से ध्यान देने लगी कांग्रेस, जब बारीकी से ध्यान देने लगी तो यह मिला फॉर्म 70C पहली बार सभी पोलिंग बूथों से कलेक्ट की है कांग्रेस ने, और वह कांग्रेस के मुख्यालय में आकर, दिल्ली मुख्यालय में सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। अब कुछ फुटेज भी होंगे जहां ईवीएम पाई गई है, वह चीजें भी होंगी। यह सारी चीजों के बीच जगदीश जी, जब यह सवाल खड़ा हो गया, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर कह रही है कि हमारे पास सबूत है और क्या नाम है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और वीवीपैट पर्ची का काउंटिंग कराइए। वीवीपैट पर्ची का काउंटिंग होते ही इन लोगों के काले चिट्ठे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का बयान इस चीज पर मुहर लगाता है कि हाँ, हेरा फेरी हुई है, क्योंकि वह चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हो गए। आप क्यों चुनाव आयोग के समर्थन? प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपको तो चुनाव आयोग को आदेश देना चाहिए कि भाई इसका समस्या का हल करो, आप आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। लेकिन जब चोर हुई हो और मन में चोर हो और चोरी किया हो कोई व्यक्ति, तो वह कैसे कहेगा कि मैं चोर हूं? तब इसलिए अपनी सफाई में उसके साथ खड़े हो गए कि यह ऐसे करे। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है। सत्ता का कौन भूखा है, कौन देश की जनता को लेकर के चल रहा है, यह पूरा देश देख रहा है। अब राहुल गांधी ने यह कहा है कि वह हरियाणा की एक एक गलियों में यात्रा करेंगे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो यात्रा करेंगे और जा करके लोगों को जो वोटें मिली है, क्योंकि ऐतिहासिक वोट कांग्रेस को मिली है,
उस वोट के लिए धन्यवाद देंगे और यह कहेंगे कि इस 20 सीटों पर आपके मतों को क्या नाम है कि उसका गलत वो किया गया है। हरियाणा की जनता को सर हम क्या कसूरवार नहीं मानते हैं नहीं, इस हार के लिए? नहीं, हरियाणा की जनता ने ऐतिहासिक वोट किया है। 39.7% वोट हुआ है कांग्रेस को। पहले कांग्रेस का 28% था। 28% से 39.7% पे जाना बहुत बड़ी बात है। यानी कि पूर्ण बहुमत की सत्ता, वो कह रहे थे ना कि कांग्रेस की तूफान आई हुई, यानी कि यह तूफान का संकेत था। हर वर्गों ने दिया है। लेकिन जब आप देखिए, कुदरत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम अंजाम बहुत बुरा होता है। नरेंद्र मोदी ने इसके साथ में खिलवाड़ किया है। जिस ईवीएम से वोट कराया जाता है, उस ईवीएम पर जब सवाल लगातार उठ रहा है, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें करना, यह दिखाता है कि आपके अंदर डर कितना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उनको हरियाणा की जनता ने सराहा है। वही जनता रैलियों में नजर नहीं आई। वही जनता क्या नाम है कि गांव में ढुकने नहीं दी। तो आप एक चीज ये बताइए जगदीश जी, जिस हरियाणा के बहन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया था, वह खिलाड़ी क्या वोट देंगे? क्या जो बेरोजगार है? अब नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कोई अग्निवीर का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कोई अग्निवीर का मुद्दा नहीं है हरियाणा में, कोई किसान का मुद्दा नहीं है। साफ उन्होंने कहा, यानी कि वह किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं जीता हूं, इसका मतलब हमारे स्कीम से लोग सहमत हैं। मैं किसी का भी नहीं सुनने वाला हूं। मैं न तो अग्निवीर बंद करने वाला हूं और न तो एमएसपी का कानून लाने वाला हूं। मैं जो दे रहा हूं उसमें एकदम खुश है जनता। इसीलिए तो मुझे और प्रचंड बहुमत दी है। प्रचंड बहुमत दी है इस 20 मशीनों ने। प्रचंड बहुमत दिया है चुनाव आयोग राजीव कुमार ने। यह सवाल है। और अब राजीव कुमार और मोदी दोनों ही फंस गए और दोनों सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है। और इनके जो काले चिट्ठे या प्रमाणित अगर हो गया कि हाँ ये इस में हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर जिस तरह कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चली गई और अगर यह साबित हो गया कि गड़बड़ हुआ है, तो इन दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अभी तक जितने इन्होंने कानून या कुछ किए वो सारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस वक्त मतलब जल्दी ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो यह आम जनता के बीच जा रहा है, यह बातें छिपी हुई नहीं है। यह बात खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है और क्या नाम है कि आम जनता इसे देख रही है, लाखों और मिलियन की संख्या में देख रही है। आम जनता तक यह बातें पहुंच रही है। आम जनता के कोई एक्शन ले, आम जनता भड़क न जाए, इसके लिए क्या नाम है कि इन लोगों को देखिए, जनता को भड़कने नहीं भड़कने का कोई सवाल नहीं है। जनता भड़की नहीं, जनता नाराज है। जनता क्या चाहती है कि ईमानदारी से ये लोग करे, ये लोग बेईमानी से आ रहे हैं। इन लोगों को जनता वोट नहीं दे रही है, तो ये लोग ईवीएम के खेल कर रहे हैं कांग्रेस के कहे अनुसार। कांग्रेस ने जो अभी आरोप लगाया कि 20 सीटों पर क्या इन लोगों ने खेल किया, और यह भी कहा जा रहा है कि 6 से 10 मशीनें के अंदर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मशीनें एक विधानसभा में। यानी कि जानते हैं जगदीश जी, अगर 10 मशीनें हैं तो 20,000, 6 मशीनें हैं तो 12,000। ऐसे तो इन लोगों की जीत भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या जो यह नीतियां अपनाई है, शॉर्टकट जो अपनाया ना, यह शॉर्टकट अब इन लोगों को कहीं ना कहीं जगदीश जी बहुत भारी पड़ रहा है, जिसकी कीमत इन लोगों को कई दशकों तक चुकानी पड़ेगी। और अगर जनसंघ वाली परिस्थिति आ जाए जगदीश जी, जिस तरह 1980 में जनसंघ को समाप्त करके और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बदनाम हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करके फिर दूसरी पार्टी और दूसरा नेतृत्व ढूंढना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व है नहीं। आरएसएस भी अब बहुत हमलावर हो गया है। आरएसएस के अब जो बयानबाजियां आ रही हैं, एक अलग तरीके की आ रही है। नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे हैं, आप कुर्सी छोड़ो, पहले या अध्यक्ष बनना। अभी भी इनको ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप साल भर कुर्सी में रहो, आप अध्यक्ष का पद छोड़ो। यानी कि इनके हाथ से कमान छीननी चाहती है, इन्हें पार्टी अध्यक्ष का मोहताज बनाना चाहती है। अब यह दोनों चीजों पर तैयार नहीं है। अब आरएसएस कोई ना कोई एक्शन लेगा, और अगर यह साबित हो गया तो एक्शन तो बाद में होगा, पहले मोदी को हटाया जाएगा।
जी जगदीश जी, सवाल ये भी और यह है, सुप्रीम कोर्ट हटाएगा जगदीश जी, अगर यह साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देगा और चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी को, तब भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बेइज्जती होगी। ऐसे में आरएसएस नरेंद्र मोदी को किसी भी वक्त हटा सकता है कुर्सी से। जी जगदीश।